ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एयर कंडीशनर का कंप्रेसर चाहे विंडो एसी हो या फिर स्प्लिट एसी हो, एयर कंडीशनर का कंप्रेसर लगाने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, चेंज करने के बाद भी ऐसा हो कि अगर 5 मिनट 2 मिनट के बाद ट्रिप हो जाए कंप्रेसर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 8 साल के कैरियर में मैं 8 साल से जॉब कर रहा हूँ, आज तक जितने भी कंप्रेसर हमने चेंज किए हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कभी भी कि कंप्रेसर 5 मिनट या फिर 2 मिनट में ट्रिप हो जाए हीट अप हो करके। रीज़न क्या है? आखिर क्यों ऐसा होता है कि 2 मिनट 5 मिनट के बाद कंप्रेसर ट्रिप हो गया, जबकि हमने नया कंप्रेसर इंस्टॉल किया? आखिर हमने नया कंप्रेसर क्यों इंस्टॉल किया? ताकि पहले पुराना वाला कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो रहा था, उसकी वजह से हमने नया कंप्रेसर इंस्टॉल किया। फिर भी ऐसा क्या रीज़न हो गया, क्या गलती हो गया ऐसा कि बार बार ट्रिप हो जा रहा है? कुछ ऐसे ही छोटे छोटे रीज़न की हम बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से नया कंप्रेसर आप डालने के बाद भी ये प्रॉब्लम रहेगा, ये इशू रहेगा। अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो कंप्रेसर को चेंज करते टाइम वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले मिल पाए नोटिफिकेशन और वीडियो को देख पाएँ। अगर आप चाहते हैं कि एयर कंडीशनर में जितने भी रेफ्रिजरेंट होते हैं, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, उसके स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर क्या होते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके उस फाइल को आप डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। और जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी आप भूल रहे हों, तब तुरंत आप फाइल निकाल करके मोबाइल में से आप देख सकें कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता है, R32, R410, R22, R134, जितने भी रेफ्रिजरेंट होते हैं और जितने भी एयर कंडीशनर के सर्किट डायग्राम होते हैं। सर्किट डायग्राम अगर आपको पता है, आपके पास इमेज है, तो किसी भी एयर कंडीशनर का, डक्टेबल का, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, जितने भी एयर कंडीशनर हैं, रेफ्रिजरेटर हो, जितने भी सिस्टम हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, आप उसे आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप जाइए, डाउनलोड कर लीजिए जितने भी फाइल हैं, PDF फाइल, JPG फाइल, जितने भी आप डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि टॉपिक की बात करते हैं कि कंप्रेसर ऐसा क्यों होता है कि ट्रिप हो जाता है नया कंप्रेसर चेंज करने के बाद भी। जब भी कंप्रेसर आप चेंज कर रहे हों, ध्यान में रखिए, जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ सारे बहुत ही यूजफुल हैं। ये जितने भी चीज़ें मैं बताता हूँ ना, जितने भी मैं सिखाता हूँ, ये सारे आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगे। ध्यान में रखिए, जो मैं फ्री में देता हूँ वो पेड आपको करने पर भी नहीं मिलेंगे। छोटी छोटी बातों को मैं उठा करके आपके सामने लेकर के आता हूँ। आखिर रीज़न क्या होता है? जब भी कंप्रेसर चेंज कर रहे हो ना, रेफ्रिजरेटर का या फिर एयर कंडीशनर का, विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो या फिर डक्टेबल हो, जो भी हो, जब भी आप चेंज कर रहे हो उसके साथ में कैपिलरी ज़रूर चेंज करना चाहिए। कैपिलरी तुरंत चेंज कर दें जब भी आप कंप्रेसर चेंज कर रहे हो तो। अब देखिए कैपिलरी का डाटा क्या होता है, इसके लिए भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप जा करके फाइल को डाउनलोड कर लें कि कैपिलरी की डाटा क्या होती है, 1 टन में कितना लगेगा, 2 टन में कितना लगेगा, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, कितने mm का होना चाहिए, सारे डिटेल्स आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, वहाँ से क्लिक करके आप जा करके डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। कैपिलरी भी चेंज करना चाहिए कंप्रेसर के साथ में। अब देखिए, कंप्रेसर के साथ में कैपिलरी जब आप चेंज करें ना, तो कंप्रेसर लगाने के बाद आप ज़रूर फ्लश कर लें एक बार। कैसे फ्लश करना है कि आप इनपुट से डालें और आउटपुट से निकाल दें, यानी कि कंडेंसर से वापस आपके कंप्रेसर में नहीं आना चाहिए। ये ध्यान में रखिए, जब भी आप फ्लश कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि आप डिस्चार्ज के रास्ते से डाल रहे हों और पूरे कंडेंसर में जितने कचरा है वो ले करके कंप्रेसर में आ जाए, वापस कंप्रेसर से निकल करके वापस सक्शन के रास्ते से बाहर निकले। ये गलती कभी भी मत करिए। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब भी आप चेंज करने के बाद आपको रेफ्रिजरेंट या फिर नाइट्रोजन कैसे पास करना है, ध्यान में रखिए, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी आप कंप्रेसर चेंज कर दें या पूरा पाइप ज्वाइंट कर दें तो कैपिलरी आप मत लगाएं, पहले कैपिलरी बाद में लगाएं। ये ध्यान में रखिए, कैपिलरी बाद में लगाएं, पहले कंप्रेसर आप लगा लें। कंप्रेसर ब्रेजिंग हो गया, ठीक।
अब वहाँ पर क्या करें कि सक्शन लाइन के रास्ते से यानी कि आप फ्लेयर नट निकाल दें जो इंडोर का होता है, उसको निकाल दें बाहर, और जो फ्लेयर के रास्ते से जो एयर बाहर निकलेगा इधर जब हम रेफ्रिजरेंट या फिर नाइट्रोजन डालेंगे, तो वहीं से वाल के रास्ते जो इंडोर में सक्शन लाइन के रास्ते से जाता है ना, उसके रास्ते से ना निकलने पाए। किसी भी नट से आप डेड नट से बंद कर दें उसको, ताकि जितना भी रेफ्रिजरेंट या फिर आप नाइट्रोजन छोड़ें वो सीधा कैसे जाए, कंप्रेसर में जाए, कंप्रेसर से निकल करके सीधा कंडेंसर में जाए, कंडेंसर से निकल करके कंडेंसर वही लास्ट है। उसके बाद कैपिलरी तो आपने लगाया नहीं है, अभी कैपिलरी लगाना भी नहीं है, पहले कैपिलरी लास्ट में लगाना है जब आप फ्लश कर लें। तो इस तरह से फ्लश करना है कि आप सक्शन के रास्ते से डालें और कंप्रेसर में जाए, कंप्रेसर से सीधा कंडेंसर में जाए, कंडेंसर से आउटपुट निकल जाए पूरा, जितना भी ऑयल कचरा है उसमें से आप उसे निकाल दें। पहले निकालने के बाद जब आपको लगे कि हाँ साफ़ हो गया कंडेंसर, उसके बाद कैपिलरी आप ज्वाइंट कर लें। कैपिलरी ज्वाइंट करने के बाद फिर से आप रेफ्रिजरेंट छोड़ें सक्शन के रास्ते से और कैपिलरी को चेक कर लें कि आपका सर्विस वाल के रास्ते से रेफ्रिजरेंट पूरा निकल रहा है कि नहीं, एयर पूरा निकल रहा है कि नहीं, कैपिलरी आपने जो ज्वाइंट किया है वो अच्छा से फेंक रहा है कि नहीं। आउटडोर हमारा क्लियर हो गया ना। आउटडोर में अभी कोई कमी नहीं है, आउटडोर फिक्स, क्योंकि हमने चेक भी कर लिया, फ्लश भी कर लिया, चेक भी कर लिया कि डिस्चार्ज के रास्ते से कितना तेज़ी से फेंक रहा है। आपको एक अंदाज़ा तो हो ही जाएगा कि इतना तेज़ी से फेंक रहा है तो कितना तेज़ी से लिक्विड लाइन के रास्ते से इंडोर में पहुंचा देगा रेफ्रिजरेंट, कितने प्रेशर से है। तो ये तो आउटडोर तो क्लियर हो गया। अब इनडोर में क्या करना है कि इनडोर में डिस्चार्ज लाइन आपको कनेक्ट कर लेना है। डिस्चार्ज लाइन कनेक्ट करें या फिर सक्शन लाइन कनेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। एक को खोल के रखना है, सक्शन या फिर डिस्चार्ज, और ये ना एलक्यू वाल जो है, एलक्यू वाल को बंद कर देना है, दोनों को, सक्शन और डिस्चार्ज। जो आप फ्लेयर नट खोले रहेंगे तो उसका बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके रास्ते से जाएगा नहीं, सिर्फ आएगा इंडोर के रास्ते से। तो जिस रास्ते से आप भेज रहे हैं इंडोर में, उसकी वाल की आप बंद कर दें, वाल की बंद कर दें, और रेफ्रिजरेंट या फिर नाइट्रोजन आप छोड़ें एक तरफ से, और इंडोर से पूरा क्लीन होता हुआ एक रास्ते से निकल जाएगा, चाहे सक्शन के रास्ते से चाहे डिस्चार्ज के रास्ते से। वाल की बंद होना चाहिए, नहीं तो कंडेंसर में भी चला जाएगा रेफ्रिजरेंट या फिर प्रेशर। तो आप चाहते हैं कि कंडेंसर हमारा क्लीन हो गया है, कंडेंसर में अब ना जाए, सिर्फ इंडोर में जाए, तो एक रास्ते से डालिए और एक रास्ते से निकाल दीजिए, दोनों वाल की बंद रहेगा, तो सिर्फ इंडोर में जाएगा, आउटडोर में नहीं जाएगा। तो इस तरह से इंडोर और आउटडोर को भी इस तरह से फ्लश कर लीजिए। फ्लश करने के बाद आप उसे अच्छे से वैक्यूम कर लीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि बिना वैक्यूम के कैसे चला दें सिस्टम को, तो आप उसे वैक्यूम कर लें अच्छी तरह से। वैसे भी सिस्टम को वैक्यूम करना चाहिए हमेशा, कभी भी ऐसा ना करें कि बिना वैक्यूम के आप रेफ्रिजरेंट को चार्ज कर दें। वैक्यूम पंप आप अगर देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसके क्या यूज हैं, कैसे यूज किया जाता है, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके जा करके आप वैक्यूम पंप के बारे में समझ सकते हैं। तो वैक्यूम कर लें। वैक्यूम करने के बाद स्टैंडिंग पोजीशन में जितना प्रेशर जाता है सिस्टम में उतना दे दें उसमें। अब हमने दे दिया, मानिए कि 150 PSI, 160-170 PSI चला गया स्टैंडिंग में ही। उसके बाद सिस्टम को ऑन करें, कम से कम में वो नीचे आएगा सुई तो 30 तक आएगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल करके मैं वहाँ पर दिखा चुका हूँ वीडियो को। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि आपको सब्र करना होता है थोड़ी देर, कम से कम 1-2 मिनट, 2 मिनट, कभी कभी 2.5-3 मिनट भी लग जाता है सक्शन आने में। उससे पहले आपको घबराना नहीं है कभी भी। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि हमने प्रेशर डाल दिया 50 का, सक्शन नहीं आ रहा है, सिस्टम को बंद कर दिया हमने। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ हमारा सक्शन आएगा, 100% आएगा, तो आप क्या करें कि क्लैम मीटर लगा करके रखें एक वायर में, न्यूट्रल में या फिर कंप्रेसर में, कंप्रेसर के वायर में, कहीं भी आप एक लगा करके रखें एक वायर में क्लैम मीटर। और एम्पियर देखने के लिए आप वहाँ पर सेट कर दें। आप जब भी देखें कि हाँ कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया है और कम से कम 8-9 एम्पियर लेना चाहिए, 1.5 टन का अगर AC हो तो 8-9 एम्पियर लेना चाहिए। स्टार्ट होते ही अगर 6-6.5 एम्पियर ले रहा है, क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में ही आपने उतना गैस चार्ज कर दिया था कि 30 का प्रेशर हो जाए। अगर सिस्टम स्टार्ट होते ही 6 एम्पियर के आसपास ले रहा है सिस्टम,
और हमारा प्रेशर 30 के आसपास है। सुई माइनस में नहीं जा रही। सुई माइनस में कब जाती है? जब कैपिलरी हमारा चोक होता है, यानी कि रेफ्रिजरेंट आगे लिक्विड लाइन में नहीं भेज रहा हो, तब तुरंत सुई नीचे चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। ये ध्यान रखिए। अगर सुई अगर 30 पर है, 40 पे है और आप रेफ्रिजरेंट डाल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ऊपर, यानी कि 30 पर था पहले, रेफ्रिजरेंट आपने थोड़ा डाला, वो 35 पे गया, 40 पे गया और उससे नीचे नहीं आ रहा है, तो फिर समझ जाइए कि सक्शन आएगा ही आएगा 100%। ये समझ लीजिए। अगर सिलेंडर, आप सिलेंडर को हाथ से पकड़ कर देखें, अगर ठंडा हो रहा है गैस चार्ज करने पर, तो समझ जाइए कि सक्शन आएगा ही आएगा, चाहे 2 मिनट में आए, चाहे 3 मिनट में आए, सक्शन आएगा। और उसके बाद गैस चार्ज करते हैं, अगर 50 का प्रेशर हो गया फिर भी थोड़ा सक्शन नहीं आया, फिर भी आप वेट करिए, क्योंकि कंप्रेसर चल रहा है आपका। अब एक चीज़ और, उस समय डिस्चार्ज लाइन ठंडी हो रही होगी। ठंडी हो रही होगी मतलब कि गैस जा रहा है सिस्टम में और सक्शन आएगा थोड़ी देर में। वेट करना चाहिए 2-3 मिनट। 2-3 मिनट वेट करेंगे, थोड़ी देर के बाद सक्शन आ जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।